सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, सुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। ये वो कौम, ये वो देश और ये वो स्थान जो कि शिक्षा के क्षेत्र में विश्वगुरु कहा जाता है। केवल आज ही नहीं, भारत का 5000 साल पुराना इतिहास है, जिसमें वैदिक काल से लेके बौद्ध काल और बौद्ध काल से लेके जैन काल तक भारत का इतिहास, जिसमें गुरुओं की, बच्चों की, शिष्यों की और अभिभावकों की बहुत ही महत्व है। और ख़ासकर जो शिक्षा है, जो शिक्षा की जननी भारत भूमि है, और दुनिया के सारी सभ्यताओं में, कदीम सभ्यताओं के अंदर भारत को, हिंद को मदर लैंड ऑफ एजुकेशन कहा गया है। आज हम लोग उस स्थान पे आए हैं, वो स्थान जहाँ पे प्रभु श्री राम पैदा हुए, और ये स्थान उनके जन्म स्थान से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। और ये वो इलाका है जहाँ पर उनके कुलगुरु महर्षि का आश्रम था। और धीरे धीरे समय बदलता गया, फिर बौद्ध काल आया और बौद्ध काल में यह स्थान साकेत नगरी कहा जाने लगा। और साकेत नगरी में बौद्ध शिक्षाएं पूरी दुनिया में फैलती रहीं, चाइना में, जापान में, और धीरे धीरे इंडोनेशिया और ईरान तक फैलती रहीं। फिर बाद में अंग्रेज़ों का टाइम आया और इंग्लिश एजुकेशन मैंडेटरी कर दी गई, जो कि दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स के अंदर एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में उभरी। आज हम उस स्थान की बात करेंगे जो अपने प्राचीन इतिहास में तो बहुत ही समृद्ध था, लेकिन टाइम के साथ साथ ये एक यहाँ पे एक वाइड बनता गया शिक्षा के लिए। इसी क्षेत्र में 21st सेंचुरी में जहाँ पे अर्बनाइजेशन बढ़ता गया, और इस इलाके में जो कि शिक्षा का एक टाइम एक सेंटर हुआ करता था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा वाइड बन गया। इसी दिशा में सन 2012 में यहाँ पे श्रीमती अंजू पांडे मैम ने सबसे पहले इस इलाके में इंग्लिश मीडियम स्कूल की नींव रखी, क्योंकि यहाँ के पेरेंट्स मजबूर थे अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम एजुकेशन दिलाने के लिए, माइग्रेट होने के लिए। एक बड़ी मिकदार में, एक बड़ी तादाद में यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाने के लिए अयोध्या या फिर लखनऊ या फिर कानपुर की तरफ माइग्रेट करते थे, जो हालात व वाक़यात से बहुत ही परेशान थे। इसकी नज़र में मैनेजर मैम ने एक अलम और एक परचम यहाँ पे लहराया और सबसे पहले नींव रखी इंग्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, जहाँ पे CBSE बोर्ड में इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्लास प्राइमरी से क्लास 12 तक दिए जाने का पूर्णतः प्रावधान किया गया। ये स्कूल, जैसा कि इसका इतिहास रहा है, यहाँ से तकरीबन 13 साल के इतिहास में बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, नीट एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया हुआ है, और एम्स में वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एम्स में अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने IITs और NITs में एडमिशन लिया है और उस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है। कई सारे स्टूडेंट्स ने SSC, JEE और CGL के एग्ज़ाम्स को भी क्वालिफाई किया है। आज इसी नज़र में, इसी पेश नज़र, जिन बच्चियों और औरतों को हमारे समाज में बहुत ही गिरा माना जाता था और उनके एजुकेशन पे पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन आज भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, भारत के संविधान ने उनको यह ताकत दी जिसके बिना पे वो कोई भी इंसान किसी भी जेंडर में हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो एजुकेशन को ले सकता है, फ्री एजुकेशन को ले सकता है। और इसी दिशा में हमारा ग्रामर्स अकेडमी इंटरनेशनल इन सारी चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा है। और उन सारे गरीब और दलित और आदिवासियों के बच्चे, इवन जो भी गरीब बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी फैमिलीज़ के हो, उनको वो आर्थिक स्कॉलरशिप भी देता है और कई सारे प्रोग्राम्स भी चलाता है, ताकि उनके बच्चे सिर्फ पैसे की बिना पे या रिसोर्सेज की कमी की बिना पे अपनी पढ़ाई को ना रोक सकें और अपनी पढ़ाई को फुलफ़िल कर लें। इसी के साथ साथ हमारी जो ग्रामर्सी टीम है, हमारे मैनेजर मैम, हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे एडमिन सर और जितना भी हमारे टीचर्स स्टाफ है, वो इसी जद्दोजहद में दिनों रात 24 घंटे 24/7 आवर्स लगा रहता है। सन 2025 का रिजल्ट आया और 2025 के रिजल्ट में क्लास 10th में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स थे जिनके जो मार्क्स 90+ थे, और यहीं पे एक बिटिया ने 98% मार्क्स भी ऑब्टेन किए। और आज हम उन्हीं होनहार बच्चों से, उन्हीं होनहार मेरिटोरियस स्टूडेंट्स से हम लोग मिलने वाले हैं और उनका इंटरव्यू करने वाले हैं। सो प्लीज बी स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ लुक ओवर देयर। दोस्तों, आज इसी क्रम में क्लास 12 की स्टूडेंट्स जो कि GAI से पास आउट हैं, जिन्होंने 91% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से उनका संबंध है, तो आज उस बेटी से मिलने वाले हैं और उसके अचीवमेंट के बारे में जानने वाले हैं। हेलो श्रद्धा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो श्रद्धा, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ GAI की तरफ से, और आपने 91% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। और फर्स्टली बी एज ए फैमिली ऑफ GAI, on the behalf of manager ma'am, on the behalf of principal sir, on the behalf of whole team, I welcome you। और सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो आपने अचीवमेंट हासिल किया है वो कैसे किया है, मीन्स उसमें किसको आप क्रेडिट देती हैं, किसका कंट्रीब्यूशन देती हैं, प्लीज़।
सबसे पहले तो कोई भी मार्क्स हम लाते हैं, कुछ भी हमारा अचीवमेंट होता है, अभी हमने बहुत ज़्यादा कुछ अचीव भी नहीं किया है अगर देखा जाए तो अभी यहाँ पे तो सबसे पहले तो ये कंट्रीब्यूशन जो है इसमें सबसे बड़ा रोल तो हमारे टीचर्स का है, हमारे पेरेंट्स का है, और साथ ही साथ हमारे साथ वो लोग जो हमारे लिए इमोशनली, मेंटली और हर तरीके से हमारे सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं, उन सभी का है। तो मेनली आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर सुभाष दुबे सर एंड प्रिंसिपल सर, सोनी सर और मेरे पेरेंट्स। ग्रेट। जैसा कि आपने कहा कि टीचर्स का एक बहुत अहम रोल होता है, प्रिंसिपल का अहम रोल होता है, मैनेजमेंट का अहम रोल होता है, और उससे बड़ा पेरेंट्स का रोल होता है, क्योंकि आप 16 आवर्स 24 आवर्स में अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और उन्हीं का मोटिवेशन आपको मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए, स्टडीज़ को कैरी ऑन करने के लिए। और इवन जो टीचर्स हैं, चूँकि टीचर से आपका संबंध केवल 80 आवर रहता है 24 आवर्स में, उनका भी एक रोल है, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल आपका अपना सेल्फ मोटिवेशन है। तो जो सेल्फ मोटिवेशन, उसके लिए आप क्या करती थी? क्योंकि ऐसा होता है, कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, या अगर आप साइंस स्ट्रीम से या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, तो उसका जो लोड या जो प्रेशर होता है वो माइंड जो होता है डाइवर्ट होने लगता है। कभी इनकी फिजिक्स पढ़ना है, कभी केमिस्ट्री पढ़ना है, कभी बायो पढ़ना है, कभी हिंदी पढ़नी है। तो फिर ये जो सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लोड सब्जेक्ट्स का है, वो कैसे आप मैनेज करती थी? तो मैं एक कविता को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, जिसकी 2 पंक्तियाँ हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो और क्या कमी रह गई उसे सुधार करो। Great. तो ऐसी कविता है, और मेरे बाबा जी ने बहुत कुछ ऐसा सिखाया है कि हमें गिव अप नहीं करना है, हमें बढ़ते रहना है। तो मैं उन्हीं के प्रिंसिपल्स पे, उन्हीं के सिद्धांत को लेके आगे बढ़ती रहती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने श्रद्धा जी। और इसके साथ साथ हमारे जो आने वाला अपकमिंग क्लास यानी कि बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12 के और इवन क्लास 10 के, और वो काफ़ी डरे हुए हैं। और जाहिर सी बात है, उनके दिमाग में, खासकर जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, वो पहली बार बोर्ड के एग्ज़ाम में जा रहे हैं, और सीबीएसई का जो बोर्ड एग्ज़ाम है, उसका जो भ्रम है, उसका जो उनके अंदर एक जो दे आर गेटिंग स्कैर्ड ऑफ दैट, वो डरे हुए हैं। तो आप उनको क्या सुझाव करेंगी, क्या सुझाव देंगी ताकि जो एक डर है, जो इमेजिनरी फियर उनके दिमाग में बना हुआ है, उसको वो ओवरकम कर सकें? मुझे इतने दिन की स्कूल लाइफ में ये रियलाइज़ हुआ है कि मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। इट्स नॉट द मार्क्स दैट टेक्स अस अहेड इन लाइफ, इट्स द नॉलेज दैट टेक्स अस अहेड। सो बी अ नॉलेजफुल पर्सन रैदर देन अ पर्सन विद ओनली ग्रेड्स एंड मार्क्स। सो क्योंकि नॉलेज ही है जो हमें आगे रिप्रेजेंट करेगी, हमारे मार्क्स या वो तो अल्टीमेटली आ ही जाते हैं। Great answer for you, Shraddha. Shraddha has mentioned that yes, marks also matter, but more than the marks, this is the knowledge which matters, and this is the motivation of the students. नॉलेज सबसे बड़ा एक रोल होता है। हालांकि अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो जाहिर सी बात है, मार्क्स आपके ऑटोमेटिकली ऑब्टेन हो ही जाते हैं। श्रद्धा, फाइनली मैं आपसे अगर हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए या फिर उनको आगे मोटिवेट करने के लिए अगर आप 2 लाइंस कहना चाहें तो प्लीज़ आप उसको शेयर कर सकती हैं। सबसे पहले तो हर चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए, और अपने आप को अलग कैसे कर सकते हैं ये मत देखिए कि आप दूसरों से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये देखिए कि आपकी पहले परफॉर्मेंस कैसी थी, अब आप कैसा कर रहे हैं, और हमेशा अपना ग्राफ ऊपर करने पे फोकस करिए रेदर देन कि दूसरों का कैसा है और हमारा कैसा है। बिल्कुल सही श्रद्धा ने कहा। श्रद्धा, अगेन आई वुड पे माई थैंक्स टू यू। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम। श्रद्धा ने बिल्कुल वाज़ेह, बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि हमें अपने से कंपटीशन करना चाहिए, और हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको हमें बार बार चेक करते रहना चाहिए, बनिस्बत उन लोगों के जो हमारे साथ में पढ़ते हैं, उनसे हम लोग कम्पीट करें, या फिर उनसे नफरत या फिर हसद या फिर ईर्ष्या रखें। बेहतर ये है कि हम लोग अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, और अपने परफॉर्मेंस को हर 15 या 20 दिन में, या फिर जब भी टेस्ट एग्जाम्स होते हैं या यूनिट एग्जाम्स होते हैं, उसमें हम लोग चेक करते रहें। ये कहना है श्रद्धा का, जो कि वाजिब भी है, और इस तरीके से हम लोग इस तरीक़ेकार को अपना के अपने ग्राफ को ऊँचा कर सकते हैं। थैंक यू श्रद्धा, थैंक्स लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। सो इसी क्रम में आज GAI के क्लास 12 के स्टूडेंट्स, जिन्होंने एक मार्का रचा हुआ है, क्लास 12 में जस्ट पास आउट किया और नीट का एग्ज़ाम दिया और नीट के एग्ज़ाम को क्रैक किया। इट्स ए बिग अचीवमेंट, क्योंकि क्लास 12 में इतना प्रेशर होता है सारे सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस और हिंदी। ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका एग्ज़ाम भी बोर्ड में देना पड़ता है, और बोर्ड के हिसाब से उनकी तैयारी भी करनी पड़ती है, और साथ साथ फिर नीट का एग्ज़ाम देना और नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करना और अच्छे स्कोर को ऑब्टेन करना, ये कोई आसान काम नहीं है। आज इसी इलाके से और इसी स्कूल की पढ़ी हुई सामरा फातिमा, जिन्होंने 2025 के एग्ज़ाम में ना ही टॉप किया इस स्कूल में, 93% मार्क्स आए, साथ ही इन्होंने नीट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर द होल स्कूल, फॉर द पेरेंट्स ऑफ सामरा एंड फॉर द मैनेजर मैम, प्रिंसिपल्स एंड एवरीबडी। सो आज इसी क्रम में आज हम सामरा का इंटरव्यू करेंगे। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉल सामरा, प्लीज़ कम अप। तो हेलो सामा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सामरा ने फर्स्ट अटेम्प्ट में, कैन यू बिलीव दिस, नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है,
और सिर्फ नीट के एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया बल्कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम में टॉप किया है, सी अमंग द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हम इसी बारे में जानेंगे। सामरा, ये ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसने मोटिवेट किया आपका? जो एक बैकग्राउंड है, हम लोगों ने मैनेजर मैम से और प्रिंसिपल सर ने सबसे पूछा तो उन्होंने बताया कि काफ़ी आप लो प्रोफाइल रहती थी और आप जो है काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप की थी। लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, जेके सर ने भी कहा था कि आपने यानी कि आपका परफॉर्मेंस तो अच्छा रहता था लेकिन आप लाइम लाइट में कम रहती थी। अचानक फिर मिरेकल, ये मुआजिज़ा कैसे हो गया? ज़रा इसकी वजाहत करें आप। लाइमलाइट में नहीं रहते थे तभी तो पढ़ते थे। ग्रेट। सामरा ने कहा हम लाइमलाइट में कम रहते थे या नहीं रहते थे इसलिए पढ़ते थे। खुसूसन ये बच्चों के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि थोड़ा सा भी उनको नॉलेज हो जाता है और थोड़ा सा भी पढ़ने लगते हैं तो उनके अंदर एक ईगो या एक हसद, एक घमंड पैदा हो जाता है। लेकिन हमारी बेटी के अंदर वो हसद या ईगो नहीं था और ऊपर वाले ने करम किया, इसने काफ़ी मेहनत करी और फिर आप देखें इन्होंने नीट के एग्ज़ाम को पहली दफ़ा में क्वालिफाई कर लिया। सामरा, यहाँ पे जो आपने अचीवमेंट लिया है, अचीवमेंट ऑब्टेन किया है, जाहिर सी बात है बोर्ड के एग्ज़ाम का बहुत बड़ा प्रेशर होता है, उसको आपने कैसे यानी कि बैलेंस किया? क्योंकि आपने नीट का एग्ज़ाम भी देना था और मैंने देखा हुआ है कि मेजॉरिटी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स भी नीट के एग्ज़ाम्स में या फिर जेई के एग्ज़ाम्स में वो फंस जाते हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनका जेई या फिर नीट तो निकलता है लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में लटक जाते हैं, यानी 75-80% मार्क्स पर रह जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स को हमने देखा हुआ है कि उन्होंने जेई का एग्ज़ाम में तो टॉप रैंकर्स पे आ गए या फिर बोर्ड्स का एग्ज़ाम उन्होंने अच्छे से यानी कि 95-96% आया, लेकिन जो वैसा एग्ज़ाम है यानी नीट या जेई का एग्ज़ाम है उसमें डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। फिर कैसे बैलेंस आपने बनाया है? यानी कि एक बहुत बड़ा एक मिरेकल है। हम लोग एज ए यानी कि स्टूडेंट या फिर एज ए रिपोर्टर अगर हम इसको सोचें तो हमें बड़ा मिरेकल जैसा लगता है। आपने कैसे इसको यानी कि कवर किया, कैसे इसको आपने एकोमोडेट किया? जरा इसको बताया। पेरेंट्स के सपोर्ट्स और टीचर के सपोर्ट से और इंटरनल मोटिवेशन भी ये था। मतलब सारे टीचर्स मुझे मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, मेरे सारे टीचर सपोर्टिव थे और मेरे पेरेंट्स भी हर टाइम मतलब सपोर्ट करते थे और समझाते भी थे कि क्या पढ़ना है, मतलब कैसे पढ़ना है। तो जैसा सामरा ने कहा कि जो इंटरनल मोटिवेशन है और पेरेंट्स का मोटिवेशन और टीचर्स का मोटिवेशन, इन तीनों मोटिवेशंस ने इनके केस में रोल प्ले किया और जिसकी वजह से एक लाइमलाइट में रहते हुए लड़के ने दिनों रात स्ट्रगल करके अपने पे भरोसा करके इंटरनल मोटिवेटेड होके उसने ये अचीवमेंट ऑब्टेन किया जो कि हमारे ग्रामर्सी एकेडमी में एक बहुत बड़ा नज़ीर है और हमारी हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है। सामरा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के खासकर, वो उसमें सारे तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे एक बड़ी तादाद है उन बच्चों में जो डरते रहते हैं पढ़ने के नाम से, बोर्ड के नाम से, चूंकि सेंटर जाना है उसके पहले उनका कोई अनुभव नहीं है कि वो सेंटर पर जाके एग्ज़ाम दिए, मतलब उन्होंने सारा एग्ज़ाम होम एग्ज़ाम ही दिया है। तो उसको कैसे, इस फियर को वो कैसे दूर किया जाए? आप उन बच्चों के लिए जो इस केस में डरे हुए हैं, हालांकि उनकी तादाद ज़्यादा है, तो आप उन्हें क्या सुझाव देंगे, उन्हें क्या तजावीज़ देंगी? प्लीज़ आप बताएं। देखिए, डरने की तो कोई बात नहीं है। एक बार मतलब बस एक ही एग्ज़ाम देंगे, सारा डर दूर हो जाएगा। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं होती। सेंटर पे जाके चाहे दो चाहे होम एग्ज़ाम दो, कोई वैसा डिफरेंस होता नहीं है और अच्छे से कॉन्फिडेंस से पढ़ाई करो, अच्छे से पेपर हो जाएगा। कोई वैसा डरने की बात नहीं। जैसे सामरा कह रही हैं कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो जाहिर सी बात है पहले फर्स्ट डे आपको डर लग सकता है, लेकिन जब आप सेंटर पे जाके लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो डर है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली गायब होता रहेगा। तो सामरा, ये मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे जो क्लास 12 के बच्चे हैं और उसमें अक्सर औकात बच्चों का ये सपना है कि वो जेई का एग्ज़ाम निकालें और या फिर नीट का एग्ज़ाम निकालें। तो ये जो आपने बैलेंस और जिस तरीके से एकोमोडेट किया दोनों एग्ज़ाम्स को, और जो कि दोनों एग्ज़ाम्स सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम भी इतना आसान नहीं है, प्लस नीट का एग्ज़ाम तो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और दुनिया की जो मेडिकल स्टडीज़ हैं उसमें इंडिया का यानी कि बहुत बड़ा नाम है। आप अगर किसी फॉरेन कंट्री, रशिया से या फिर जापान से, यूक्रेन से पढ़ के आते हैं तो इंडिया में आपको प्रैक्टिस करने के लिए उसके लिए अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको क्या पता है, इवन ईरान से भी कुछ लोग पढ़ के आते हैं। तो कहने का पर्पज़ ये है कि इतने हार्ड एग्ज़ाम को और प्लस साथ साथ इस बोर्ड एग्ज़ाम को कैसे साथ में लिया जाए और कैसे इसको क्रैक किया जाए? प्लीज़ आप अपना सुझाव दें जरूर हमारे स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट, मैंने मतलब बहुत सारे टेस्ट दिए थे, मतलब नीट के लिए ही टेस्ट बहुत सारे दिए थे और बोर्ड्स के लिए भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थे अच्छे से। और इवन मैंने ऐसे लिख के भी प्रैक्टिस की थी कि बोर्ड एग्ज़ाम में मेरे को लिखना कैसे, कॉपी में सैम्पल पेपर से जैसे लिखना है मेरे को वहाँ बोर्ड्स में, उसी तरह मैंने लिख के प्रैक्टिस की थी। और पेपर का पैटर्न देख लीजिएगा, जैसे नीट एमसीक्यू टाइप होता है तो मैंने उसमें ट्रिक्स यूज़ की थी कि जल्दी जल्दी शॉर्टकट से कैसे हो सकता है, और बोर्ड्स में लंबा लिखना होता है तो उस पैटर्न को समझ के अच्छे से करिए तो
ग्रेट सामरा। सामरा ने कहा कि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, यानी कि एमसीक्यूज को सॉल्व करें, सिलेबस को पहले पहचानें, सिलेबस क्या कह रहा है, और सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस ही वो चीज़ है, वो हथियार है जिसके बिना पे तो आप कोई भी हार्ड एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं और एक बैलेंस बना सकते हैं सीबीएसई और नीट में। थैंक यू, थैंक्स नॉट।